अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर बोरान गुप्तोग और जारकुताई ऐद करते हैं कि वो मरते दम तक उस्मान का साथ देंगे। इस किस्त के आगाज़ में पहली मरतबा कोनिया का मंजर दिखाया जाता है। सुल्तान मसूद अपने तख्त पर बैठे थे। मंगोल कमांडर सुल्तान मसूद के पास आता है और उससे कहता है, उस्मान ने मेरे आदमी को आवारा कुत्ते की तरह मार कर अपने खैमे से निकाल दिया। सुल्तान मसूद कहते हैं, मुझे मालूम है। उस्मान ने एक सुर्ख परचम बुलंद कर दिया। अब तो गाय काई कबीले को तबाह कर देगा। बिलाशुबा उस्मान साहिब ने एक बड़ी गलती की है। सुल्तान मसूद कहते हैं, जब मैं दुश्मनों और आसपास के सरदारों से घिरा हुआ हूँ तो इसीलिए मैं मगरबी सरहद पर लड़ाइयाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं खुद उस्मान को सज़ा दूंगा। मंगोल कमांडर पूछता है, आप ये कैसे करेंगे सुल्तान मसूद? क्या आप उस पर चढ़ाई के लिए सल्जूकी फ़ौज भेजेंगे? सुल्तान मसूद कहते हैं, एक कबायली सरदार के लिए फ़ौज भेजना बहुत ज़्यादा होगा और मुझे मालूम है तुम इस मामले में गिहातू का सोना खर्च करना पसंद नहीं करोगे। सुल्तान मसूद खड़े होकर कहते हैं, मैं उस्मान को कोनिया बुलाऊंगा। कमांडर पूछता है, तुम्हारे ख्याल में क्या वो तुम्हारा इरादा समझ नहीं पाएगा? सुल्तान मसूद कहते हैं, अगर मैं बजाते खुद उसे यहाँ आने की दावत दूँ तो उसे नहीं मालूम हो पाएगा। मंगोल कमांडर पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो? सुल्तान मसूद कहते हैं, मैं दिल फरेब तोहफ़ों के साथ उस्मान साहिब को यहाँ आने की दावत दूंगा। कमांडर पूछता है, फिर क्या होगा? सुल्तान मसूद कहते हैं, बहसीयत सुल्तान उसे सज़ा देना मेरा फ़र्ज़ है। मैंने तुम्हारे लिए भी दावत का एहतमाम किया है। ट्यूनस तुम्हारी दावत का ताज होगा। सुल्तान मसूद कमांडर से कहते हैं, आए चलते हुए उस्मान साहिब के बारे में बातचीत करते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से एक तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ एनागोल किले में निकोला कुछ दस्तावेज़ात पर मोहर लगा रहा था। इसी दौरान यासू वहाँ आता है और निकोला से कहता है, मुझे काई कबीले में मौजूद जासूस डीमोस से खबर मिली है। उस्मान ने उस एलची को जला डाला और तोगाई ने अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया। ये सुनकर निकोला अपने हाथ फैलाते हुए कहता है, क्या मैं हैरान हूँ? बिल्कुल भी नहीं। यासू आगे बढ़ते हुए कहता है, निकोला, हमने तोगाई से एक मुआहदा किया था। उसने कहा था कि वो उस्मान से पनाह गुज़ीनों को ले लेगा और मैं उसे टैक्स अदा कर दूंगा, लेकिन अगर मैंने उसे टैक्स ना दिया तो वो मेरे किले पर हमला कर देगा। निकोला कहता है, तुम मुझ पर भरोसा रखो, तोगाई तुम पर हमला नहीं करेगा क्योंकि तोगाई पर हम हमला करेंगे। यासू हैरानगी से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तोगाई नए सिपाहियों की वजह से मज़ीद ताकतवर हो गया है और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो निकोला। निकोला यासू के पास आते हुए कहता है, तोगाई का गुस्सा उस्मान की तरफ मुतवज्जे है। जब वो दोनों आपस में लड़ रहे होंगे तो हम बैठकर जश्न मनाएंगे। इसके बाद हम आखिर में बचने वालों पर आखिरी ज़रब लगाएंगे। ये सुनकर यासू खुशी का इजहार करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मंगोलों के डेरे पर तोगाई एक कब्र में लेटा हुआ था। तमाम मंगोल सिपाही तोगाई की तरफ मुतवज्जे थे। कुछ देर बाद तोगाई कब्र से बाहर आ जाता है तो जाम्वा कहता है, सिपाही तैयार हैं, हम अब लड़ सकते हैं तोगाई। ये सुनकर तोगाई से रूहों से बातें करने लगता है। तोगाई अपने सिपाहियों का जायज़ा लेते हुए कहता है, काली ताकतों के ज़रिए काई कबीला तबाह व बर्बाद हो जाएगा। तोगाई जाम्वा के पास आता है और कहता है, मुझे उस्मान ज़िंदा चाहिए, वो मेरा स्याह रास्ता है। इसी दौरान एक मंगोल सिपाही अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ आता है और अपने घोड़े से नीचे आने के बाद तोगाई को एक ख़त देता है। तोगाई ख़त पढ़ने के बाद कहता है, खूनी दावत हमारे इंतज़ार में है जाम्वा। मरने के लिए उस्मान अपने 40 सिपाहियों के हमरा आया है। चलो अब चलकर उनका काम तमाम करते हैं। ये सुनकर जाम्वा तोगाई के आगे बैठ जाता है और कहता है, जनाब, हम काई कबीले को क्यों तबाह नहीं करते? तोगाई कहता है, गवर्नर ने सुल्तान के साथ मुआहदा किया है, उसी सुल्तान के साथ जो गिहातू का चहीता है। सुल्तान ने कहा है कि वो खुद उस्मान को सज़ा देगा। जाम्वा कहता है, आपने चंगेज़ खान के काले रास्तों पर चलने की कसम खाई थी। ये सुनकर तोगाई जाम्वा को सर से पकड़ता है और कहता है, मैंने फ़ौरन गुस्सा खाने वाली काली रूह को दफना दिया है। इसके बाद तोगाई एक खंजर की मदद से अपना हाथ ज़ख्मी करता है और जाम्वा से कहता है, अब जाओ और अपने खूनख्वार नौकरों के हमरा टैक्स इकट्ठे करके लाओ। अगर किले जलाने पड़ें तो जला देना। जाम्वा कहता है, यार हिसार के किलेदार यासू के बारे में क्या ख्याल है? तोगाई कहता है, उसे मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर जाम्वा अपने सिपाहियों के हमरा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पैथरोस और सेमियन की दुकान में शेख अदेबाली के मुरीदों ने एक दुकान खोल ली थी। इसी दौरान उस्मान वहाँ आता है और शेख अदेबाली से कहता है, आपके काम में बरकत हो। शेख अदेबाली कहते हैं, जो काम नहीं करते शैतान उनका शिकार करता है। मेहनत से रूह पाक कर दी जाती है। जो लोग रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिशें करते हैं और जो लोग हिसाब करना जानते हैं उनकी आखिरत साफ़ हो जाती है। इसके बाद शेख अदेबाली उस्मान से कहते हैं, तुम्हारा मंगोलों से अमन बस चंद पाल का था और अब वो टैक्स ना मिलने पर हमला करना चाहेंगे। उस्मान कहते हैं, हमारी जानें रब के हवाले हैं, उसकी इजाज़त के बिना हमें कोई छू नहीं सकता। शेख अदेबाली कहते हैं, हमें मुशरिकों के मुकाबले में गैरत चाहिए। उस्मान कहता है, हमारी गैरत हमारे शौक़ जिहाद की तरह बढ़ रही है। सिपाही हर वक्त अपने वतन के मकसद के लिए तैयार खड़े हैं। इसी दौरान गुप्तोग वहाँ आता है और सलाम करने के बाद उस्मान को एक ख़त देता है। ख़त पढ़ने के बाद उस्मान कहता है, सरदार अरसलान सुल्तान मसूद के अमीर कोनिया से हमारे कबीले में तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है एलची की पिटाई की खबर कोनिया तक पहुँच गई है। उस्मान गुप्तोग से कहता है, अमीर जब कबीले में आएंगे तो उनके लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाए।
गुक्तोग अपने सीने पर हाथ रख कर वहाँ से चला जाता है। उस्मान शेख अदेबाली से पूछते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मेरे शेख? सुल्तान अपना अमीर क्यों भेज रहा है? शेख अदेबाली कहते हैं, सुल्तान मसूद मंगोलों के ताबे हैं और उनके हाथ पांव भी वही चलाते हैं, उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। उस्मान कहते हैं, अगर सल्जूक मंगोलों से तावन न करते तो ये कैसे इन ज़मीनों पर आकर हमसे टैक्स वसूली की बात करते। उस्मान कहता है, अब मुझे कबीले में जाकर सरदारों से बात करनी होगी। ये कहकर उस्मान इजाज़त लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुल्तान मसूद का भेजा गया अमीर काई कबीले में पहुँच चुका था। सब लोग सरदारी खेमे में इकट्ठे हो चुके थे। अमीर उस्मान को सुल्तान मसूद का भेजा गया तोहफा देते हुए कहता है, अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान, जो फतह आपने यूनानियों के खिलाफ हासिल की उसकी धूम सुल्तान तक भी पहुंच चुकी है, इसीलिए उन्होंने ये तोहफा आपके लिए भेजा है। आप हमारे सुल्तान की इजाज़त से इस तोहफे को ज़ेब तान कर लें। इसके बाद अमीर सुल्तान मसूद का दिया गया तोहफा उस्मान को पहना देता है। उस्मान कहते हैं, सल्जूकों ने मेरे दादा सुलेमान शाह और वालिद अर्तुरुल गाजी को यहाँ ज़मीन दी और उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी जड़ें यहाँ फैलाएँ, इसीलिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब उनका मुस्तकबिल हमारा मुस्तकबिल है, उनका मकसद हमारा मकसद है। उस्मान कहता है, हम सुल्तान के तोहफे के वक़ार के लिए कदम उठाएंगे। इसके बाद उस्मान बाला की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। कुछ देर बाद रात का दस्तरख्वान सजा दिया जाता है। सब लोग दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खा रहे थे। सुल्तान का अमीर उस्मान से कहता है, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग रवायात की पासदारी करते हैं। उस्मान कहता है, अगर हमने रवायात को छोड़ दिया तो समझो हम अपने रास्तों से भटक गए, और जब हम रास्ते की रोशनी से भटक गए तो समझो आगे अंधेरा ही अंधेरा है। अमीर कहता है, उस्मान साहिब, आपको सुल्तान ने कोनिया बुलाया है। ये सुनकर सब सरदारान थोड़े परेशान हो जाते हैं। उस्मान कहता है, हमारे सुल्तान ने तकल्लुफ़ किया, ये मुमकिन नहीं कि उनकी बात से फिरा जा सके, लेकिन गिहातू के आदमी तोगाई का ख़तरा अभी तक हम पर है। उसने मेरे कबीले में मेरी जान लेने की कोशिश की और अब वो टैक्स के लिए जंगली कातलों को भेजेगा और हम भी उसके हमले के इंतज़ार में हैं। अमीर कहता है, फ़िक्र ना करें उस्मान साहिब, हमारे सुल्तान को इसकी खबर है। उन्होंने मंगोलों के साथ आप पर हमला ना करने का मुआहदा किया है। गुंदूज़ पूछता है, मसला क्या है अमीर साहिब? सुल्तान का अमीर कहता है, आप हालात से वाकिफ़ हैं गुंदूज़ बे, मसला एलची का नहीं बल्कि उस्मान के टैक्स ना देने का है। अब इस मसले को जल्द अज जल्द हल होना होगा। उस्मान कहता है, जबकि सुल्तान इस मामले में कायों के लिए मुहाफिज बने हैं और जबकि उन्होंने हमें ज़बान दी है और उन्होंने कहा है कि कायों पर कोई हमला नहीं करेगा, तो फिर हम खुशी खुशी इस दावत को कबूल करते हैं। बमसी साहिब उस्मान से कहते हैं, उस्मान यहाँ की फ़िक्र ना करें, जबकि सुल्तान ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है तो कोई हमको छू तक नहीं सकता, और वैसे भी हम भी अपनी तलवारें उठाए खड़े हैं। ये सुनकर सुल्तान का अमीर थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर कहता है, जो भी कायों के बारे में सुना था सब सच साबित हुआ, बल्कि खुद अब तो मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया है। इसके बाद वो दोबारा खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ उमर बे एक परचम का बोसा लेते हैं और मलन से कहते हैं, ये झंडा मेरे बुजुर्गों की विरासत है, ये वो परचम है जिसके लिए हमारे गाजियों और शहीदों का लहू बहा। मैंने खुद भी ये जंगें लड़ी ताकि परचम बुलंद रहे। उमर बे जोश में आकर कहते हैं, मैं खुद जज्बे से सरशार होकर जालिम और ख़तरनाक काफरों से लड़ा, लेकिन बदले में मुझे कोई मदद या इनाम नहीं मिला। मैं इस मकाम तक अकेले लड़कर पहुंचा हूं और अब फिर से मैं अकेला हूं। ये सुनकर मलन दुखी हो जाती है। उमर बे कहते हैं, और सुल्तान ने वो चोगा भेजा भी तो उस्मान के लिए भेजा। मलहुन उमर बे के पास आकर कहती है, सुल्तान का आपको चोगा देने का मतलब मंगोलों को अपना दुश्मन बनाना होता। अमीर ने तोगाई और उस्मान की लड़ाई के बारे में बात नहीं की, बल्कि उन्होंने उस्मान को इनाम यूनानियों से जीतने पर दिया है। उमर बे कहते हैं, तुमने ठीक कहा मलहुन, लेकिन उस्मान साहिब का असर व रसूख तुर्कमान कबाइल पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उमर बे जोश में आकर कहते हैं, मैं उस्मान को दिखाऊंगा कि असल में काफरों को मारकर कैसे शिकस्त दी जाती है। अब हमला करने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ सरदारी नशिस्त पर उस्मान और बाला एक दूसरे पर सर रख कर बैठे थे। बाला कहती है, आपका नाम फैल रहा है और अब कोनिया तक भी जा पहुंचा है। बाला उस्मान से पूछती है, क्या स्याह बादल झट रहे हैं उस्मान साहिब? उस्मान कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है बाला, हम बहुत जल्द अच्छे दिन देखेंगे। इसके बाद उस्मान बाला को परेशान देखकर कहता है, बाला लगता है कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है। बाला कहती है, क्या आप नहीं जानते उस्मान साहिब, जब भी आप अच्छे दिनों का जिक्र करते हैं तो मुझे अपनी औलाद की फ़िक्र होने लगती है। अगर हमारी औलाद ना हुई तो हम अच्छे दिन कैसे देखेंगे उस्मान? उस्मान कहता है, इस सवाल का मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, यही वो वाहिद दुश्मन है जिससे मैं लड़ नहीं सका। बाला उस्मान को दिलासा देते हुए कहती है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है उस्मान, तुम्हें अपनी हैसियत के मुताबिक खातून ढूंढनी होगी ताकि तुम्हारी औलाद हो सके। अगली सुबह उस्मान कोनिया जाने के लिए तैयार थे। सरदारी खेमे के बाहर बहुत से लोग उस्मान को अलविदा कहने के लिए जमा हुए थे। उस्मान गुंदूज़ के पास आता है और उससे कहता है, भाईजान मोहतात रहना, चाहे वो एक सल्जूकी अमीर है लेकिन हम मंगोलों पर भरोसा नहीं कर सकते। निकोला के जासूस ने भी अपनी नज़रें उस्मान पर जमा रखी थी। गुंदूज़ उस्मान से कहता है, परेशान ना हो उस्मान साहिब, हम कबीले की हिफाजत करेंगे। फिर उस्मान बमसी साहिब के पास आता है तो बमसी साहिब कहते हैं, कोनिया उन खस्ता हाल ज़मीनों की तरह तबाहशुदा है,
मोहतात रहना उस्मान बामसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। इसके बाद उस्मान अपने कुछ सिपाहियों को लेकर सल्जूकी सिपाहियों के साथ कबीले से चले जाते हैं। निकोला का जासूस जब वहाँ से जाने लगता है तो आयगुल को उस पर शक हो जाता है और आयगुल उसका पीछा करना शुरू कर देती है। इधर गोंचा बुरहान के हाथ का बोसा लेती है और बुरहान से कहती है अब आपको जाना चाहिए। बुरहान कहता है अपना ख्याल रखना गोंचा। गोंचा कहती है उस्मान साहिब आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करेंगे। ये सुनकर बुरहान अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और फिर वो भी अपना घोड़ा कबीले से बाहर दौड़ा देता है। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।